हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का छठा भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 5 भाग नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। सारव अभी कॉल कट करने के बारे में विचार कर ही रहा था कि इधर दूसरी तरफ जब शांभवी ने देखा कि सारव की कॉल आ रही है तो अनायास ही उसकी नजरें स्क्रीन के कोने की तरफ गई जहां 11:15 से ऊपर का वक्त हो चुका था। ये सारव सर मुझे इस वक्त क्यों कॉल कर रहे हैं, सोचते हुए वो बुदबुदाई और फिर कॉल रिसीव कर ली। इधर सारव ने जैसे ही कॉल कट करने के लिए अपनी अंगुली स्क्रीन पर टिप करने के लिए बढ़ाई, तुरंत कॉल रिसीव हो गई और सामने से हेलो सर की आवाज़ आई। शांभवी वो अचानक से उसकी आवाज़ सुनकर अचकचा सा गया था। क्या हुआ, आप ठीक है? उसने पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ, रियली सॉरी तुम्हें इस वक्त डिस्टर्ब किया, उसने संभल कर कहा। अरे इट्स ओके सर, कोई बात थी क्या? हाँ वो एक्चुअली मॉम ने कहा था बोलने को कि दिवाली तुम हमारे साथ हमारे घर पर सेलिब्रेट करो, हमें अच्छा लगेगा। तो जब तुम्हें ऑनलाइन देखा तो आई थॉट अभी इनवाइट कर लेता हूँ, वरना कहीं दिमाग से निकल गया तो मॉम डांट लगाएगी। और वैसे भी यू नो ना, मॉम को तुमसे पता नहीं क्यों इतना प्यार हो गया है कि तुमसे रिलेटेड लापरवाही उन्हें पसंद नहीं आएगी। उसने मुंह बनाया। हाँ तो मैं हूँ ही इतनी प्यारी, असरों को भला कौन पसंद करेगा, उसने उसे चिढ़ाने के लिए बोला। सही कहा, शारव धीरे से बोला। इस दौरान उसके चेहरे पर अब भी हल्की सी उदासी थी, लेकिन शांभवी को उसकी आवाज़ सुनकर अजीब लग रहा था, क्योंकि वो उसकी बात सुनकर उसे बदले में कुछ कहे ना या डांटे ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। ऊपर से उसकी आवाज़ में भी एक उदासी थी जिस वजह से वो अपने आप को पूछने से रोक नहीं सकी। क्या हुआ सर, आप ठीक है ना? कुछ हुआ है क्या? किसी बात से परेशान है? उसने पूछा। नहीं, आई एम ओके, कुछ नहीं हुआ, उसने हंसते हुए कहा। हालांकि शांभवी को पता चल गया था कि उसकी ये हंसी झूठी है, कोई ना कोई बात तो जरूर है जिसे शायद वो बताना नहीं चाहता। सर प्लीज मुझे बेवकूफ़ मत बनाइए, मुझे अच्छे से पता है कि कुछ तो हुआ है, मुझे आप ठीक नहीं लग रहे। प्लीज बताइए ना क्या प्रॉब्लम है, मैं कोई हेल्प कर पाऊँ, नहीं भी कर पाऊँ तो भी क्या, आप बता देंगे तो आपको भी अच्छा फील होगा। एंड ट्रस्ट मी, मैं किसी और से नहीं कहने वाली, आप बेझिझक शेयर कर सकते हैं, उसने जल्दी से कहा। अरे जब कुछ है ही नहीं तो क्या बताऊं, तुम ज़्यादा सोच रही हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बाबा। उसने फिर से टालने की कोशिश की, क्योंकि उसे अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर करने में दिक्कत होती थी। वो उसे कुछ भी बताना नहीं चाहता था, और उसे क्या किसी को भी कुछ बताना नहीं चाहता था। यहाँ तक कि उसने तो इस बारे में अभी तक अपनी फैमिली और आरव तक को नहीं बताया था। हालांकि वो उसका नेचर जानते थे, सो उन्होंने उससे जिद भी नहीं की, लेकिन अब शांभवी उससे पूछ रही थी। लग तो नहीं रहा कि आप ठीक है। देखिए सर, आपको नहीं बताना मत बताइए, लेकिन ये मैं भी अच्छे से जानती हूँ कि कोई तो बात है। वैसे तो आप मुझसे बड़े हैं, नॉलेज और एक्सपीरियंस भी आपका मुझसे ज़्यादा ही है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहती हूँ कि परेशानी का हल नहीं खोज पा रहे तो अपने दिमाग को दूसरी चीज़ों पर लगाइए, हल अपने आप ही कहीं से मेंढक की तरह उछल कर आ जाएगा। और अगर आप उदास हैं तो हमेशा याद रखिए कि जिस एक वजह से आप उदास है, उसके अलावा कोई और अच्छी चीज़ें भी हैं आपकी ज़िंदगी में जिन पर आप खुश हो सकते हैं। तुलना कीजिए ऐसी अच्छी चीज़, अगर ज़्यादा है तो उदास होने की ज़रूरत ही नहीं। हाँ मानती हूँ कई बार तकलीफ होती है तो दुख मनाइए, लेकिन उसे लेकर ही मत बैठ जाइए। अरे बस बस ज्ञान की देवी चुप हो जाइए, मैंने कहा ना कोई बात नहीं। वैसे आप इतना ज्ञान कहाँ से लाई थी देवी जी? उसने कहा। देवी जी? अभी कुछ दिन पहले तो आपको मुझ में चुड़ैल माता नजर आ रही थी, और आज देवी जी? दिमाग की किसी नस में प्रॉब्लम तो नहीं आ गई है जिससे आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो रहा है? साइड इफ़ेक्ट्स, उसने हंसते हुए कहा। चुप करो, कुछ भी बकवास की ना तो मुंह तोड़ दूंगा। तुम ना डरा करो मुझसे। हाँ हाँ डरती थी, लेकिन जब देखा आप एक छोटी सी टेबलेट से डरते हैं तो मैं तो उससे साइज में बहुत बड़ी हूँ और कड़वी भी हूँ। आपको तो पता ही चल गया होगा, इसीलिए अब आपसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, उसने फिर से हंसते हुए कहा। हाँ हाँ बस ज़्यादा बनो मत, सो जाओ चुपचाप, मैं जा रहा हूँ। कहाँ? जगराता करने? आप भी सो जाइए। ओ सॉरी सॉरी, आप तो रात्रिचर प्राणी हैं। ओके जाइए, बाय, गुड नाइट, उसने कहा।
तुम ना, अच्छा रुको, तुमने बताया नहीं दिवाली पर आ रही हो ना? उसने अचानक याद करते हुए पूछा। वो मैं आपको कल बताती हूँ मम्मा पापा से पूछकर। ओके गुड नाइट कहकर उसने कॉल कट कर दी और सोने के लिए चला गया। इस दौरान उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट जरूर आ गई थी। इधर दूसरी तरफ शांभवी ने व्हाट्सएप चेक किया तो एनी अभी भी ऑनलाइन था, पर उसने उसे कोई मैसेज करने की बजाय फ़ोन को साइड में रख दिया। इस दौरान वो सारव के बारे में सोचने लग गई। आई नो सर, कोई तो बात है जो आप शायद मुझे बताना नहीं चाहते। वैसे सही भी है, आप भी इतनी जल्दी कैसे मुझसे अपनी पर्सनल प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, पर फिर भी पता नहीं क्यों आपको इसे देखना अच्छा नहीं लगा। आखिर ऐसी क्या बात है जो आप उदास है कुछ दिनों से? जहाँ तक फैमिली की बात है तो सब कुछ सही चल रहा है, फिर आपकी परेशानियों को जानने का और उन्हें हमेशा के लिए दूर कर देने की इच्छा हो रही है, इसीलिए मैंने जानने की जिद भी की और इतना सब कहा। वैसे ये भी अजीब है साला, यहाँ खुद की लाइफ की लगी पड़ी है और दूसरों को परम ज्ञान बांट रही हूँ। कमाल है। फालतू की बकवास करके आपको हंसाने की कोशिश की, अब क्या करूँ? अपने जैसे उदास लोग देखे भी तो नहीं जाते ना। पता नहीं क्यों कोई उदास दिखता है तो अच्छा ही नहीं लगता। बस मन करता है कि भले जोकर ही बन जाऊं लेकिन लोगों को हंसा सकूं, थोड़ी देर के लिए ही सही उनके चेहरे की उदासी कम कर सकूं। काश कि कोई ऐसी दुनिया होती जहाँ किसी को कोई दुख ना होता, सब खुश रहते, दूसरों को भी खुश रखते। खैर, मैं तो शायद कुछ नहीं कर सकती आपके लिए, लेकिन महादेव से प्रार्थना है कि वो आपकी परेशानी, आपका दुख जल्दी से दूर कर दे। उसने धीमे से बुदबुदाते हुए कहा और हाथ जोड़ लिए। शांभवी, उसने अभी कुछ देर पहले ही कॉलेज गार्डन के इस कोने में बनी सीमेंटेड बर्थ पर बैठकर बुक खोली ही थी कि जहाँ आसपास इस वक्त कोई नहीं था। हालांकि उसका मन पढ़ने में तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, पर फिर भी वो उसमें नजरें गड़ाए हुए थी कि तभी आवाज आई। उसने अपना चेहरा उठाकर देखा तो उसके सामने 5 कदम की दूरी पर अनिमेष था। वो आया और उसके पास ही बैठ गया। उसके चेहरे पर रोज साफ नजर आ रहा था, हालांकि उसने जानने की कोई प्रश्न नहीं किया, सिर्फ प्रश्नवाचक दृष्टि से उसकी ओर देखा। कल रात तुम कॉल पर कहाँ बिजी थी? मैंने देखा था ट्रू कॉलर पर, उसने पूछा। यही सेम क्वेश्चन मैं भी तो तुमसे कर सकती हूँ। तुम किससे बात कर रहे थे व्हाट्सएप पर? उसने भी बदले में सवाल किया। पहले मैंने पूछा है, मेरी बात का जवाब दो। किससे बात कर रही थी इतनी रात को? और मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझती, उसने कहा और फिर से किताबों में आंखें गड़ा ली। इधर देखो, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, अनिमेष ने दांत पीसते हुए कहा और उसकी बुक छीन ली। ये क्या बदतमीजी है, मेरा ना दिमाग खराब मत करो तुम। मैंने कहा ना मुझे कोई जवाब नहीं देना। अच्छा फ़ोन दिखाओ अपना। नहीं दिखा रही। क्यों, कोई और यार बना लिया है क्या जो नहीं दिखा रही? एनी, क्या बकवास कर रहे हो? मैं कल सारव सर से बात कर रही थी, उन्होंने कॉल की थी। लो देख लो आंखें फाड़ के, पता नहीं क्या चलता रहता है एनी टाइम दिमाग में, उसने गुस्से में कहा और अपना फ़ोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। ऐसी क्या जरूरी बात करनी थी उसे जो इतनी रात को तुम्हें कॉल की थी? और तुम कॉल इग्नोर नहीं कर सकती थी क्या? तुम पागल हो गए हो क्या? मैं ऑनलाइन थी, ना रिसीव करती तो क्या सोचते? और सर है, कर दी कॉल तो क्या हुआ? वैसे भी उन्हें उनकी मॉम ने मुझे दिवाली पर इनवाइट करने के लिए बोला था, तो सुबह नहीं होती क्या? मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आजकल बड़ा नज़दीकियाँ बढ़ा रहा है, तुम ना दूर रहो इससे, अनिमेष ने उससे कहा। तुम होते कौन हो ऐसा बोलने वाले? हाँ, क्यों दूर रहूं मैं? मुझे तो कुछ गलत नहीं लगा उनमें, बहुत अच्छे इंसान है वो, और मुझे भी अच्छे से पता है कि मुझे कितना किसी के साथ नज़दीकी बढ़ानी है। तुम अपना ज्ञान अपने पास ही रखो। एक बात और कहती हूँ, प्लीज ये फालतू का कचरा आंखों से निकाल कर देखो, सब सही नजर आएगा। मैं कौन हूँ? हाँ, तुम्हें नहीं पता? उसने क्रोधित होकर कहा। हाँ पता है, इसीलिए कह रही हूँ, विश्वास करना सीखो। खैर, तुम्हें कुछ कहने का मतलब पत्थर पर सर पटकना, इसीलिए मुझे अब से तुमसे कुछ नहीं कहना। जो समझना है, जैसा समझना है समझो। मैं जा रही हूँ, और प्लीज हम कॉलेज में हैं तो दोबारा मुझे परेशान करने के लिए मेरे पीछे मत आना, उसने बुक उठाते हुए कहा। ओ, तो अब तुम्हें मुझसे परेशानी भी होने लगी? वाह, उफ, मुझे कुछ नहीं कहना। उसने अपना सिर पकड़ लिया और उसके बाद वो उठी और वहां से चली गई। इस दौरान उसके चेहरे पर चिड़चिड़ापन साफ दिख रहा था। इधर दूसरी तरफ अनिमेष को भी गुस्सा आ जाता है। उसे शांभवी के ऐसे बिहेवियर को देखकर अजीब भी लग रहा था, क्योंकि पहले भी वो अगर पूछता तो वो आराम से सब क्लियर कर देती थी, अपना फ़ोन भी उसे दे देती थी। हालांकि फ़ोन तो उसने आज भी दिखा दिया था, लेकिन आज वो इस तरह से चिढ़ गई थी।
हे एनी, हाउ आर यू? तभी आवाज आई। उसने देखा तो सामने एक लड़की उसकी ओर से आ रही थी। हाय रितु, आई एम फाइन, उसने मुस्कुराकर कहा। अच्छा, तो फिर यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? उसने उसके पास आकर बैठते हुए कहा। अरे अकेले कहाँ, देखो तुम भी तो हो ना, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ हाँ, मैं तो अभी आई, रितु बोली। अच्छा, तुम्हें कुछ काम था क्या? हाँ, वो मुझे कुछ नोट्स चाहिए थे। तो तुम किसी और से पूछ लो, एक्चुअली मेरे भी कंप्लीट नहीं है तो। अच्छा कोई बात नहीं, मैं देख लूँगी। अच्छा एनी, यहाँ बैठने से अच्छा है हम कैंटीन में बैठते हैं, चलकर कॉफ़ी भी पी लेंगे साथ में, क्या कहते हो? उसने पूछा। हाँ ओके चलो, उसने कहा, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से उठकर कैंटीन की तरफ चल दिए। इस दौरान वो आपस में हंसी मजाक भी कर रहे थे। शायद रितु के साथ जाने के बाद उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन आज जिस तरह से उसके और शांभवी के बीच बहस हुई थी, वो अब उन दोनों के रिश्ते के लिए सही तो किसी भी एंगल से नहीं लग रही थी। प्रेम नारी के हृदय में जन्म जब लेता, एक कोने में न रुक सारे हृदय को घेर लेता है। पुरुष में जितनी प्रबल होती विजय की लालसा, नारियों की में प्रीति उससे भी अधिक उदाम होती है। प्रेम नारी के हृदय की ही ज्योति है। प्रेम उसकी जिंदगी की सांस है। प्रेम में निष्फल स्त्रियां जीना नहीं फिर चाहती। सफेद पन्नों पर काले मोती सरीखे अक्सर राह देख रहे थे उन्हें आगे बढ़े जाने की, लेकिन वो तो खो गई थी कहीं दूर विचारों की भूल भुलैया में। वो लाइब्रेरी में आई थी कुछ देर अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स पढ़ने, लेकिन कुछ देर पहले एनी के साथ हुए झगड़े के बाद वो बहुत परेशान हो गई थी। इसी कारण मन ही नहीं लगा। पता नहीं क्या सोचकर वो हिंदी के सेक्शन से कुछ प्रमुख हिंदी कवियों की कविताएं वाली ये किताब उठा लाई थी, जिसमें रामधारी सिंह दिनकर जी की ये कविता प्रेम पढ़ते हुए वो अपने और अनिमेष के रिश्ते के बारे में सोचने लगी थी। कितनी गहराई से लिखा था कवि ने प्रेम में पड़ी स्त्री के विषय में। उसे भी तो जब अनिमेष से प्यार हुआ था तो मात्र कुछ ही दिनों में ऐसा आभास होने लगा था जैसे सालों से वो उसे प्यार करती आ रही हो। जैसे जैसे दिन बीतते गए उसका प्यार और भी बढ़ता गया, छा गया पूरी तरह से उसके ऊपर, जैसे नीला आकाश धरती के ऊपर छाया हुआ है। उसे तो अब उसके अलावा कुछ सूझता ही नहीं था, मानो संसार मिल गया हो। आखिर जीवन में पहली बार प्रेम के अंकुर जो फूटे थे उसके हृदय में, उसकी एक इच्छा, और उसने सब कुछ सौंप दिया उसके हाथों में बिना किसी की चिंता के, ये सोच कर कि तो वो तो पूर्ण रूप से उसकी ही तो है, संभाल लेगा उसका पूरा अस्तित्व। परंतु आज उसके मन में प्रश्न उभर रहा था कि क्या वास्तव में वो लायक था इस समर्पण के। उसके पास उत्तर नहीं था। जिस प्रेम के वशीभूत होकर उसने ये किया था, आज उसी की प्रेम की तलाश में वो मीलों भटकती है। क्या वास्तव में उसे जरूरत पड़नी चाहिए थी ऐसे भटकने की? शायद नहीं। उसे तो और भी समीप आ जाना था, और भी विस्तृत रूप से मिलना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं हुआ। निकटता तो थी उनमें, लेकिन विचारों की नहीं, भावनाओं की नहीं, बल्कि देह मात्र की। तो क्या ये तथ्य कि शारीरिक रूप से एक हो जाने के बाद प्रेम संबंध और अधिक प्रगाढ़ हो जाते हैं, झूठा था? सच तो ये है कि संबंध प्रगाढ़ होने के लिए रिश्ते में दैहिक संबंधों के अलावा भी बहुत सी चीजों की जरूरत होती है। जैसे पकवान बनाने के लिए अलग अलग वस्तुओं की एक निश्चित अनुपात में आवश्यकता होती है, वैसे ही रिश्तों में सभी चीजों की एक निश्चित अनुपात में आवश्यकता होती है। जैसे मात्र चावल डाल देने से खिचड़ी नहीं बन सकती, उसके लिए दाल, नमक, मसालों आदि की भी जरूरत होती है। वैसे ही रिश्ता बनने और टिके रहने के लिए सब जरूरी है, और जब किसी एक चीज की ही ज़्यादा महत्व देकर बाकी सबको महत्वहीन समझ लिया जाएगा, तो भला किस प्रकार रिश्ता चलेगा और कब तक? वो सोच रही थी कि क्या किसी से प्रेम ग्रह में मिलने वाली अस्वीकृति ही प्रेम की निष्फलता है? नहीं, क्योंकि उस परिस्थिति में सामने वाले के ना सही लेकिन स्वयं के हृदय में तो प्रेम शेष रहता है, और यदि प्रेम शेष है तो निष्फलता कैसी? यदि ऐसा ही होना यही निष्फलता होती, तो इसमें तो स्वयं ईश्वर भी अछूते नहीं रहे। नहीं, प्रेम में निष्फलता का अर्थ है जब हृदय से ये भाव ही मरने लगे, और ये स्वयं के हृदय में हो किसी अन्य के हृदय से अधिक। यदि अपने ही प्रेम पर अपना ही हृदय प्रश्न उठाने लगे, तब मिलती है प्रेम में निष्फलता। और आज वो भी तो स्वयं को निष्फल महसूस कर रही थी, क्योंकि आज उसका उस प्यार से दूर भागने का मन कर रहा था, साथ रहने का नहीं। आज उसकी भी इच्छा हो रही थी, काश ये भाव मर जाते तो निकलना आसान होता। वो भी तो अब जीना नहीं चाहती थी, परंतु क्या हृदय स्पंदन रुक जाने का नाम ही मरना है? नहीं, जहाँ जीने के लिए कोई उमंग ही शेष ना हो, हंसने की इच्छा ना हो।
रंगों में रंगने का मन ना करे, बादलों में उड़ने की इच्छा ना हो, दूर खामोशियों में रहने का मन करे, सागरों की गहराई में खुद ढीला छोड़ देने की, सुनसान रेगिस्तान में रेत पर पड़े रहने की, बिना रात और दिन की परवाह किए घने अंधेरे जंगलों में अकेले विचरने का मन करे। ये शब्द भी तो मरने के ही प्रकार है, और अब उसका मन इन्हीं सब चीजों की तो इच्छा करता था। उसकी इच्छा ही नहीं होती थी अनिमेष के साथ अपने भविष्य के सपने संजोने की। बस एक अकेलेपन की इच्छा थी, सबसे दूर, बस अपने और इस प्रकृति के साथ, जहाँ शोर हो तो सिर्फ प्रकृति का और खामोशी उसकी। 2 बूंद आंसू उसके भावहीन चेहरे का सफर तय करके टप से टेबल पर रखे उसके हाथ पर पड़े, जिससे वो अचानक ही अपने विचारों के समंदर से बाहर आ गई। उसने कलाई पर पहनी वॉच पर एक नजर डाली और उठकर उस किताब को वापस उसी रैक में रख दिया। फिर अपने गीले गाल को अंगुली की पोर से पोंछकर अपना हैंडबैग संभालते हुए लाइब्रेरी से निकलकर लेक्चर रूम की ओर बढ़ गई। उसके सारे लेक्चर हो चुके थे। कॉलेज में दिवाली की छुट्टियों का नोटिस भी नोटिस बोर्ड पर चिपका दिया गया था। वो उसे पढ़कर अब घर निकलने के बारे में सोच ही रही थी कि तभी पीछे से सारव की आवाज आई। शांभवी वो मुड़ी और उसकी तरफ बढ़ गई। इस दौरान वो अब भी काफी अपसेट लग रही थी। व्हाट हैपेंड? सब ठीक है? तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? जैसे ही शांभवी सारव के पास पहुंची, उसने उसके चेहरे को देखकर पूछा। नथिंग सर, बस ऐसे ही। वो मुस्कुराई। ओ ओके, वो एक्चुअली मैं ये कह रहा था कि क्या आज मेरे साथ मेरे घर चलोगी? मॉम से मिल लेना, उन्हें अच्छा लगेगा। उसने पूछा। ओके सर, चलते हैं, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। अच्छा तुम यहीं रुको, मैं बस कुछ ही देर में आया, उसने कहा और स्टाफ रूम की ओर बढ़ गया। वो वहीं कॉरिडोर में खड़ी होकर सारव के आने का वेट करने लगती है कि तभी उसे सामने से आता हुआ अनिमेष दिखा। वो उसे देखकर पलट कर खड़ी हो गई। क्या हुआ, यहाँ क्यों खड़ी हो? उसने उसके पास पहुंचकर शांभवी से पूछा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, उसने उसकी ओर पलटकर जवाब दिया और फिर से अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया, क्योंकि सुबह एनी की बातों की वजह से अब भी उसका मूड ठीक नहीं था। इसी वजह से वो उससे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती थी। अच्छा मेरे साथ चलो, वो बोला। कहाँ? पास के किसी कैफे में चलते हैं, वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अनिमेष बोला। मुझे कहीं नहीं जाना, उसने उसे साफ मना करते हुए कहा। मैंने कहा मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, चलो। हाँ तो बात तो फोन पर भी हो सकती है ना, जो भी बात करनी हो कर लेना कॉल करके, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जा रही, उसने कहा। अनिमेष अभी कुछ और कहता उससे पहले ही सारा वहां आ गया। शांभवी आओ, उसने उसे चलने के लिए कहा, जिसके बाद शांभवी ने उसके साथ बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। अनिमेष ने जब उसे सारव के साथ जाते देखा तो चिढ़ गया। वो भी जल्दी से कॉलेज की पार्किंग लॉट में खड़ी अपनी बाइक की तरफ चला गया। अभी वो कुछ ही कदम चला था कि पीछे से एक आवाज आई। हे एनी। वो पलटा तो सामने रितु थी। वो दौड़कर उसके पास आई। क्या तुम मुझे घर छोड़ दोगे प्लीज, उसने मुस्कुराकर कहा। या श्योर, उसने कहा और एक नजर बाहर सारव के साथ जाती शांभवी की ओर देखा। क्या हुआ, उधर क्या देख रहे हो? तभी रितु ने उससे पूछा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा, शांभवी के साथ तुम्हारा कुछ चल रहा है क्या? तभी उसने उससे पूछा। इस दौरान उन दोनों ने भी आगे कदम बढ़ा दिए थे। हाँ चल तो रहा है, पर लग नहीं रहा ज्यादा दिन चल पाएगा, उसने धीरे से कहा। क्यों, ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्यों बोल रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम छोड़ो ना, ये बताओ तुम्हारा क्या चल रहा है? कोई रिलेशनशिप या अभी भी सिंगल ही हो? उसने उसे टालने के लिए उससे पूछा। हाँ रिलेशनशिप थी तो, पर क्या हुआ? थी मतलब? अरे कुछ नहीं, फिर कभी बताऊंगी, उसने मुस्कुराकर कहा। ओके एज योर विश, चलो चलते हैं, उसने बाइक स्टार्ट करते हुए कहा। ओके चलो, उसने कहा और फिर बाइक पर बैठकर निकल गए। शाम के 5 बजने वाले थे। वे दोनों उसके घर पहुंच चुके थे। इस बीच रास्ते में ही शांभवी ने अपनी माँ को फोन करके बता दिया था कि वो सारव सर के घर जा रही है। अपने घर वालों को उसने पहले ही सारव के बारे में बता रखा था, तो किसी को भी कोई इशू नहीं होने वाला था। दीपावली की तैयारियां अब नजर आने लगी थी। रास्ते में आते वक्त उसने देखा था कि शहरवासियों को दीपावली का कितना इंतजार था। वे सब जोरों शोरों से तैयारियां कर रहे थे। मकानों की साफ सफाई, रंगाई पुताई का काम हर ओर चल रहा था। लोग अपने अपने घरों और आसपास के एरिया को अलग अलग तरह से डेकोरेट कर रहे थे। हर तरफ खुशी से खिले हुए चेहरे नजर आ रहे थे, जिन्हें देखकर बरबर से होठों पर मुस्कान आ जाते थे। कुल मिलाकर लक्ष्मी के आगमन के लिए सभी अपनी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। रास्ते में उन दोनों के बीच कोई खास बात नहीं हुई और शांभवी तो बस शीशे से बाहर के
शहर को ही तक रही थी। इस दौरान कब सारव का घर आ गया उसे पता ही नहीं चला। सारव ने कार पार्क की, जिसके बाद वो दोनों बाहर निकले और मेन डोर की ओर बढ़े। सारव ने डोरबेल बजाई तो राधा ने ही दरवाजा खोला। राधा ने जब शांभवी को देखा तो मुस्कुराकर नमस्ते कहा। इस दौरान शांभवी के चेहरे पर भी मुस्कान थी। वो अनिमेष से हुए झगड़े को फिलहाल भूल चुकी थी। वे तीनों अंदर लिविंग रूम में पहुंचे तो देखा सारव की मोम बड़ी ही तन्मयता से नोटपैड पर कुछ लिख रही थी। इसी कारण उनका ध्यान उन दोनों की तरफ नहीं गया था। मोम, सारव ने उन्हें आवाज लगाई तो उन्होंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। अरे शांभवी बेटा तुम। उन्होंने जैसे ही शांभवी को देखा तो नोटपैड साइड में रखकर उठी और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ी। हेलो आंटी, कैसे हो आप? शांभवी भी मुस्कुराकर बोली और आगे बढ़कर उन्हें हग कर लिया। मैं ठीक हूँ बेटा, आओ ना बैठो, उन्होंने उसे अपने पास बिठाते हुए कहा। अच्छा आप लोग बातें कीजिए, तब तक मैं चेंज करके आता हूँ, शारव ने कहा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। राधा, उसकी मोम ने राधा की ओर देखा तो वो किचन की ओर चली गई। आंटी आप कुछ लिख रही थी? तभी शांभवी ने नोटपैड की तरफ इशारा करते हुए पूछा। हाँ बेटा, वो तुम्हें तो पता ही है ना, दीपावली जैसे फेस्टिवल के लिए कितनी सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, तो बस उसी की लिस्ट बना रही थी ताकि आसानी से सब काम हो जाए, कहीं कुछ छूट ना जाए, उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया। हाँ ये तो है आंटी, वैसे मैं कुछ हेल्प करूँ आपकी? अरे नहीं बेटा, मैं देख लूँगी, तुम ये बताओ कैसी हो? और सारव ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हें हमारे साथ दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए बुलाना चाहती हूँ। हाँ आंटी, उन्होंने बताया, मैं पक्का आ जाऊँगी। वैसे अंकल नहीं आए अभी तक, और आरव कहाँ है, दिख नहीं रहा, उसने पूछा। हाँ बेटा, तुम्हारे अंकल तो थोड़ा लेट ही आते हैं। और आरव? हे शांभवी, तुम मुझे मिस कर रही थी? नीलिमा जी अपनी बात पूरी करती तब तक सीढ़ियों से दौड़कर उतरते हुए आरव ने चिल्लाकर उससे कहा। हाँ तुम दिखे नहीं तो सो पूछ रही थी कैसे हो? शांभवी ने भी उसे देखकर मुस्कुराते हुए पूछा। ओह कम ऑन, तुम्हें बताया तो था, मैं तो तुम्हारे जैसा ही हूँ, मस्त, उसने हंसते हुए कहा और सोफे पर बैठ गया। अच्छा तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आई हुई हूँ? भाई ने बताया। वैसे एक बात बताऊं, तुम्हारे साथ दिवाली सेलिब्रेट करने का आइडिया मेरा ही था। यू नो ना भाई कैसे हैं, ना खुद मजे करते हैं ना मुझे करने देते हैं, उसने मुंह बनाया। ये तो है, लेकिन जब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, हम दोनों साथ में मजे करेंगे और सारों सर का गुस्सा खराब फटाकों की तरह ही फुस हो जाएगा, उसने कहते हुए आरव को हाई फाइव दिया। इस दौरान आरव की मोम भी उन दोनों की बातें सुनकर मुस्कुरा पड़ी। क्या बोला तुमने मेरे गुस्से को लेकर? मैं ढंग से सुन नहीं पाया, फिर से बोलना जरा। तभी सीढ़ियों से आते हुए सारव ने पूछा। उसे देखकर वो दोनों एकदम से चुप हो गए। वो सर, हाँ एक्चुअली मैं तो बोल रही थी कि इतने बड़े जवान बेटों के होते हुए देखिए, आंटी अकेले ही तैयारियां कर रही है, आपको हेल्प करनी चाहिए ना, है ना आंटी, उसने बात घुमाते हुए कहा। हाँ बेटा, मैंने भी बोला था इसको मेरी हेल्प करने के लिए, पर मेरी सुनता कौन है? अब मैं तो माँ ठहरी, मुझे तो सब देखना ही होगा ना, है कि नहीं, उसकी मोम ने भी शांभवी का साथ देते हुए कहा। तब तक राधा उनको कॉफ़ी, चाय और स्नैक्स पकड़ा चुकी थी। मोम, अब आप भी किसी फ्लॉप हीरोइन की तरह एक्टिंग मत कीजिए प्लीज, सारव कॉफ़ी सिप करते हुए बोला। अच्छा आंटी, ये क्या एक्टिंग है? हाँ सही बोल रही है आंटी, आपको हेल्प करनी चाहिए। अच्छा आंटी आप टेंशन मत लीजिए, एक काम करते हैं, हम सब अभी सारी प्लानिंग कर लेते हैं और सभी चीज़ों की लिस्ट भी बना लेते हैं, साथ में करेंगे तो जल्दी भी हो जाएगा और मज़ा भी आएगा, उसने कहा तो सबने हाँ में गर्दन हिला दी। अगले कुछ ही मिनटों में वे सब बैठकर डिस्कस कर रहे थे। राधा भी उनके साथ ही थी। सारंग की मोम बीच बीच में उनकी बताई गई बातें नोट पे कर रही थी। हालांकि इन सब में शांभवी और आरव मिलकर सारंग को चिढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। वो भी उन्हें नकली गुस्सा करते हुए डांट रहा था। लेकिन कुछ भी हो, इन सब में उन सबके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। ये सब देखकर सारंग की मोम को बहुत अच्छा लग रहा था। आज शांभवी की वजह से उनके घर का माहौल ही बन गया था। वो सब बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक से सारंग के फोन की रिंग बजी। उसने टेबल पर रखा अपना फोन उठाकर देखा तो किसी अननोन नंबर से कॉल आ रही थी। एक्सक्यूज मी बोलकर उसने साइड में जाकर कॉल रिसीव की और फिर टेरेस की तरफ चला गया। शांभवी ने एक नज़र उसकी ओर देखा तो सीढ़ियों की तरफ जाते हुए उसके चेहरे पर उसे हल्की परेशानी के भाव नजर आ गए, लेकिन फिर उसने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने काम में बिजी हो गई। करीब 20 मिनट हो चुके थे। उनकी पूरी लिस्ट तैयार हो चुकी थी, लेकिन सारव अभी तक ऊपर से नहीं आया था। तभी आरव के पास भी उसके एक दोस्त की कॉल आई तो वो भी उन दोनों को बोलकर उसके घर चला गया।
थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद शांभवी ने नीलिमा जी से जाने की बात कही। आंटी, काफ़ी टाइम हो गया है, अब मुझे निकलना चाहिए, उसने अपनी वॉच में देखते हुए कहा। ओके बेटा, लेकिन दिवाली पर आना ज़रूर। बिल्कुल आंटी, वो मुस्कुराते हुए बोली। अच्छा सुनो बेटा, वो आरव तो अपने दोस्त के घर चला गया है। एक काम करो, तुम सारव को बुला लाओ, वो तुम्हें घर छोड़ देगा। शायद टेरेस की तरफ चला गया था वो। उन्होंने ऊपर की ओर देखकर कहा। ओके, मैं जाती हूँ, कहकर वो सीढ़ियों की तरफ चली गई। इधर दूसरी तरफ सारव टेरेस पर किनारे की ग्रिल पकड़कर खड़ा था। उसकी आंखें नम थी। दरअसल अभी कुछ देर पहले किसी और का नहीं बल्कि निकिता का ही कॉल आया था उसे। उसने किसी और नंबर से कॉल की थी। वो उसे सॉरी बोल रही थी और वापस सब ठीक करने की बात कर रही थी। लेकिन जब उसने गुस्से से मना कर दिया और दोबारा कॉल करने से मना किया तो वो इनडायरेक्टली उसे ही ब्लेम करने लगी। उसने जो किया उसके लिए उसने सारव को ही जिम्मेदार ठहराया कि वक्त रहते उसने ही रिश्ते को नहीं संभाला, कभी मिलकर उसे नहीं संभाला, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और ऐसे ही न जाने कितने बेबुनियाद इल्ज़ाम वो उस पर लगाने लगी थी। हालांकि सारव ने गुस्से में उसे वार्न करके कॉल कट कर चुका था, लेकिन अभी भी निकिता की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई इतना कैसे गिर सकता है कि अपनी गलतियों को भी दूसरे के सिर पर मढ़ दे। निकिता की कड़वी बातें सुनकर वो इतना मजबूत दिखने वाला इंसान भी खुद को कमज़ोर महसूस कर रहा था। वो सोच रहा था कि प्यार सच में किसी इंसान को इतना कमज़ोर बना देता है क्या? वो सामने से उस पर अपनी बातों से वार पर वार किए जा रही थी और वो बिना किसी विरोध किए चोट खाए जा रहा था। उस पर से उसकी बेशर्मी तो देखो कि सब कुछ बोलकर भी, उसे इतने जख्म देकर भी उसने सब कुछ भुलाकर अपने प्यार से उसे सराबोर कर देने की बातें कर रही थी। वो फिर से उससे रिश्ता जोड़ने की बात कर रही थी, लेकिन ऐसे जैसे उस पर एहसान कर रही हो। जितना उसने अपनी गलती के लिए सॉरी नहीं कहा, उससे ज़्यादा तो उसने उसकी ही गलतियां गिनवा दी थी। ये सब सोचते हुए शारव की आंखों में आंसू बहने लगे। निकिता की बातें उसे इस वक्त बहुत ज़्यादा चुभ रही थी और वो छत पर खड़ा बिना आवाज़ के ही जार जार रोए जा रहा था। सर, तभी उसे शांभवी की आवाज़ सुनाई दी। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और उसकी तरफ घूमा। वो उसे सीढ़ियों की तरफ से आती हुई दिखी। वो समझ गया कि शांभवी ने उसे रोते हुए नहीं देखा है। हाँ बोलो, क्या हुआ? उसने उसकी तरफ बढ़कर पूछा। इस दौरान उसने अपने चेहरे पर मुस्कान लाने का भरसक कोशिश की पर कामयाब नहीं हुआ। अब क्या हुआ सर? मुंह क्यों उतरा हुआ है आपका? शांभवी ने उसके चेहरे को गौर से देखते हुए पूछा। अरे कुछ नहीं, ऐसे ही। तुम बताओ क्यों आई थी? उसने मुस्कुराते हुए कहा। वो आंटी ने कहा है कि आप मुझे घर छोड़ दीजिए, इसीलिए बुलाने आई थी। ओह अच्छा, चलो, कहकर वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। शांभवी भी उसके पीछे ही थी। कुछ ही मिनट बाद वो दोनों सारव की गाड़ी में थे। इस दौरान वो बिना कुछ बोले चुपचाप ड्राइव कर रहा था। शांभवी ने एक पल के लिए उसके चेहरे की तरफ देखा। उसके चेहरे पर किसी भी प्रकार के कोई भाव नहीं थे। सर, हाँ बोलो। उसने उसकी तरफ एक नज़र देखा और फिर सामने देखने लगा। सच सच बताइए सर, आप अभी छत पर रो क्यों रहे थे? क्योंकि मैंने आपको देख लिया था। और वो कॉल किसकी थी? उसने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। सारव ने जब सुना तो शॉक्ड होकर उसकी तरफ देखने लगा। उसे समझ नहीं आया कि वो उसे क्या जवाब दे। जैसे ही शांभवी ने उसे कहा कि उसने उसे रोते हुए देखा था और उससे कारण पूछती है तो वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था उसने कुछ नहीं देखा था। खैर, अब तो वो उससे सवाल पूछ रही थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे बताना चाहिए या नहीं। क्या हुआ सर, बताइए ना, मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे, शांभवी ने फिर से कहा। अरे तुम ज़्यादा सोच रही हो, ऐसी कोई खास बात नहीं है। उसने फिर से उसे टालने की कोशिश की। सर, मैं कितनी बार कहूँ, मुझे घुमाने की कोशिश मत कीजिए, प्लीज़ बताइए। तुम टेंशन मत लो, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं फिर कभी बता दूंगा तुम्हें, ओके? उसने कहा और ड्राइविंग पर ध्यान देने लगा। कुछ ही देर में शांभवी का घर भी आने वाला था तो उसने भी ज़्यादा जिद नहीं की। थोड़ी ही देर में वे उसके घर के सामने पहुंच चुके थे। सारव ने शांभवी के घर के पास साइड में कार खड़ी की थी, जिसके बाद शांभवी ने कार का डोर खोला। सर, आप भी मेरे घर चलिए ना, उसने सारव की ओर मुड़कर कहा। अरे फिर कभी, सारव ने मना करते हुए कहा। सर ना, सर प्लीज, थोड़ी देर के लिए ही, उसने फिर से प्यार से कहा। ओके, चल रहा हूँ, अब मुंह मत बनाओ ऐसे, उसने कहा और फिर दोनों गाड़ी से उतर के शांभवी के घर के दरवाजे की तरफ बढ़ गए।
शांभवी ने डोरबेल बजाई तो उसकी मम्मा ने दरवाजा खोला। नमस्ते आंटी। उन्हें देखकर सारव ने हाथ जोड़े। नमस्ते बेटा, उन्होंने जवाब दिया और शांभवी की तरफ देखा क्योंकि उन्होंने सारव को पहले कभी देखा नहीं था। मम्मा, सारव सर, उसने बताया। ओह अच्छा, आओ ना बेटा, अंदर आओ, उन्होंने मुस्कुराकर शायद हटते हुए कहा। वे लोग लिविंग रूम में आकर बैठ गए। इस दौरान सारव घर में आसपास देख रहा था। उसका घर सारव के घर जितना बड़ा तो नहीं था, पर काफी अच्छा और साफ सुथरा था। घर को काफी करीने से सजाया गया था। मम्मा, चाय लेकर आओ ना, तभी शांभवी ने अपना हैंडबैग टेबल पर रखते हुए कहा। तेरे सर है ना, तो तू जा, और वैसे भी आज मुझे मौका मिला है तो मुझे अभी इससे बात करनी है, साथ में तेरी शिकायत भी। उसकी माँ ने उससे कहा तो उसने उन्हें आंखें दिखाई। अब जाना, प्राइवेसी दे हमें, उन्होंने फिर से कहा। ओहो, प्राइवेसी? मम्मा, आपको सच में मेरी शिकायत करनी है या इस उम्र में ईमान डोल गया है आपका? शांभवी ने अपनी आंखें नचाते हुए कहा। चुप कर, क्या बकवास कर रही है? अपनी माँ के बारे में लिहाज नहीं है जरा भी। बेटा, तुम इसे डांटते नहीं हो क्या? उसने उसे घुरा और फिर सारव की तरफ देखकर पूछा। मैं क्या लिहाज रखूं? अब बात ही ऐसी कर रहे हो मम्मा, कभी पापा के होने पर तो नहीं मांगी आपने मुझसे प्राइवेसी? सारव के जवाब देने से पहले ही उसने मुंह बनाकर प्राइवेसी शब्द पर जोर देते हुए कहा। तू जा रही है या? जा रही हूँ, उसने कहा और मुंह बनाते हुए किचन की तरफ चली गई। इस दौरान सारव उन दोनों की बातें सुनकर मुंह दबाकर हंस रहा था। उसे पता था कि शांभवी बस अपनी माँ को छेड़ रही है और उन्हें इस तरह से बात करके देख वो भी ये समझ गया था कि उन दोनों के बीच कितनी अच्छी बनती है। वैसे भी जब सामने शांभवी हो तो इस बात पर शक किया ही नहीं जा सकता था कि किसी के साथ अच्छी ना भी बनती हो तो भी वो बना ले। खैर, उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था ये शब्द देखकर, और इस वक्त एक बार फिर से वो कुछ वक्त पहले हुए निकिता के साथ अपने झगड़े को भुला चुका था। जाने अनजाने ही सही, पर शांभवी धीरे धीरे उसकी दर्द भरी जिंदगी में मीठी गोली सी घुल रही थी। इधर दूसरी तरफ वो जब किचन में गई तभी उसके पास एनी की कॉल आई, लेकिन उसने रिसीव करने की बजाय कट कर दिया और फ़ोन को साइलेंट करके वहीं रख दिया। अरे शाहरुख बेटा, क्या हुआ? बुरा मत मानना, ये लड़की ना ऐसी है, कुछ भी बोलती है बिना सोचे समझे। तभी शांभवी की माँ ने उसे चुप देखकर कहा। शाहरुख की उम्र ज़्यादा नहीं थी, शायद इसीलिए वो उसे ऐसे ट्रीट कर रही थी, ना कि शांभवी के प्रोफेसर की तरह। अरे नहीं आंटी, इतना तो अब मुझे भी पता चल गया है और मुझे सच्ची में आप दोनों को ऐसे देखकर अच्छा लग रहा है, शाहरुख मुस्कुराकर बोला। अरे बेटा, जब पता है तो फिर इसे डांटा करो ना, उन्होंने कहा। हाँ हाँ आंटी, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? एक बात बताइए, आप भी तो इसे डांटते ही हैं ना? लेकिन जब आप इतने सालों में नहीं सुधार पाए तो मैं कुछ महीनों में ही कैसे सुधार पाऊंगा? और वैसे भी ज़रूरत ही क्या है, कुछ लोग होते ही ऐसे हैं, बिल्कुल सहज जैसे। जाने कितनी ही बीमारियों की मीठी दवाई जिससे भी बात कर ले उसके चेहरे पर मुस्कान ला दे। बोलते बोलते उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसने किचन की तरफ देखा। हाँ सही कहा, उसकी माँ भी मुस्कुराई। सच तो ये था कि उन्हें भी आज शांभवी को इसे देखकर अच्छा लग रहा था। आखिर कितने दिन हो गए उसे ऐसे देखे हुए, कितने दिनों से उन्होंने महसूस किया था जैसे उसकी ये शरारत, ये बचपना कहीं दब सा गया था। सारव के आने के बाद ही सही, उनकी शांभवी का ये पहले वाला रूप भी वापस आ गया था। इसीलिए उन्हें सारव का आना काफ़ी अच्छा लग रहा था। उन्होंने एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ सारव को देखा। भोली सी सूरत, होठों पर थिरकती मंद मुस्कान और इतनी सादगी, जाने क्यों उन्हें उसे लेकर काफ़ी अपनापन महसूस हो रहा था। क्या हुआ आंटी, क्या देख रही है? तभी शाहरुख ने पूछा। अरे कुछ नहीं बेटा, और बताओ कैसे हो, घर में सब कैसे हैं? उन्होंने प्यार से पूछा। मैं भी ठीक हूँ और घर पर भी सब ठीक है, ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। तभी शांभवी हाथ में ट्रे लेकर पहुंची। ट्रे में चाय बेच रही हूँ क्या? गर्मा गर्म चाय ले लो चाय, शारव ने हंसते हुए कहा। तो उसने उसे घुरकर देखा। अच्छा शारव बेटा, ये कुछ पढ़ती भी है या बस ऐसे ही बकवास करती रहती है कॉलेज में भी? उसकी मम्मा ने शारव से पूछा। तब तक वो उन्हें चाय पकड़ाकर बैठ चुकी थी। आंटी, आपको लगता है कि आपको ये पूछने की ज़रूरत है? क्या मतलब है आपका? मैं कॉलेज में भी पढ़ाई की जगह बकवास ही करती हूँ क्या? शांभवी ने गुस्से से कहा। अब मैंने ये तो नहीं कहा, तुम खुद ही कह रही हो। मुझे ना अच्छे से पता है आपने क्या कहा। आपने इनडायरेक्टली यही बोला था। आप ना ज़्यादा मासूम बनने की कोशिश मत कीजिए, उसने आंखें दिखाते हुए कहा।
मैं मासूम बन नहीं रहा, मैं हूँ, है ना आंटी? उसने शांभवी की माँ की तरफ देखा। हाँ हाँ बिल्कुल। उन्होंने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। मम्मा आप भी ना, आप अपनी बेटी की साइड लेने की जगह किसी और की साइड ले रहे हो, उसने अपनी आंखें फैलाते हुए कहा। वो कोई और नहीं, मेरी बेटी जैसा है, और वैसे भी मैं बस सच की साइड ले रही हूँ और तुम मुझे धमका नहीं सकती, वो बोली। वे लोग चाय पीते हुए इसी तरह आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद सारा वापस जाने लगा तो शांभवी की माँ ने उसे आते रहने के लिए कहा और फिर वो अपने घर के लिए निकल गया। सारव के जाने के बाद शांभवी भी रूम में आ गई और फिर उसने अनिमेश को कॉल लगाई। हेलो, उसकी आवाज़ आई। हाँ बोलो, क्यों कॉल की थी? शांभवी ने पूछा। क्यों कॉल की थी का क्या मतलब है? कर नहीं सकता क्या? हाँ तो कुछ बात करनी होगी ना, बताओ। अभी उसका मूड थोड़ा ठीक था तो वो उसे नॉर्मली ही जवाब दे रही थी। तुमने उस टाइम कॉल रिसीव क्यों नहीं की थी? मैं बिजी थी इसीलिए। ओ अच्छा, अभी तुम ठीक हो? उसने प्यार से पूछा। हाँ मुझे क्या होना है, ठीक ही हूँ, शांभवी ने जवाब दिया। अरे मेरा मतलब था तुम्हारा मूड ठीक है? हाँ। एक बात बताओ। हाँ बोलो। वो तुम रितु को जानती हो ना? उसने पूछा। वो कॉलेज वाली जो तुम्हारे साथ थी आज आते टाइम? हाँ वही। तुमने देखा था क्या? हाँ तो क्यों, क्या हुआ? शांभवी ने पूछा। वो एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझ पर ट्राई मार रही है, उसने उसे जेलस फील करवाने के इरादे से बोला। अच्छा, शांभवी ने ठंडा सा जवाब दिया। तुम्हें बुरा नहीं लगा? मुझे क्यों बुरा लगेगा? अब कोई बंदी तुम्हें पसंद करती है तो ट्राई मारे या प्रपोज ही कर दे, मुझे क्यों बुरा लगना है? अब मैं थोड़ी ना किसी को कंट्रोल कर सकती हूँ कि वो किसे लाइक करेगी किसे नहीं। अगर कुछ है मन में तो कोशिश करने का हक तो सभी को है। और अगर मैं उसके साथ रिलेशनशिप में चला जाऊं तो? एनी ने फिर से पूछा। तो क्या? कुछ नहीं, तुम्हें किसके साथ रहना है किसके साथ नहीं वो तुम्हारा डिसीजन है। तुम बंधे हुए थोड़ी ना हो, जो चाहे वो कर सकते हो, वो बोली। हालांकि ये सब सुनकर शांभवी को तकलीफ तो हो रही थी पर उसने जाहिर नहीं की। मतलब तुम मुझे रोकोगी नहीं? नहीं, क्योंकि आप किसी को तब तक ही रोक सकते हैं जब तक सामने वाला आपके साथ रुकना चाहता है। और अगर कोई जा रहा है तो मेरे ख्याल से उसे रोकने का कोई फ़ायदा भी नहीं, क्योंकि रिश्ते बांधने से नहीं चलते। भले वो बंदा आपको रोकने से रुक जाए पर वो साथ होकर भी साथ नहीं होगा, उसका मन नहीं कहीं और होगा। आप किसी को बांध कर तो प्यार नहीं करवा सकते ना। अच्छा छोड़ो, एक बात पूछो? हाँ बिल्कुल पूछो। तुम सच में मुझसे मिलने नहीं आओगी कभी? मैं बस पूछ रहा हूँ, ओके? उसने काफ़ी संभाल कर पूछा क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो नाराज़ ना हो जाए। हाँ नहीं आऊँगी। ये तुम्हारा फाइनल डिसीजन है? हाँ, मैं कभी नहीं आऊँगी क्योंकि मेरा मन ही नहीं करता। तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसी रिलेशनशिप का जब तुम मिलने तक नहीं आ सकती? तो तोड़ दो, छोड़ दो मुझे। नहीं छोड़ सकता ना, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है तुमसे ज़्यादा प्यार तो मुझे कोई और कर भी नहीं सकता इस दुनिया में। अच्छा? वो हल्का सा हंसी। मैं नहीं छोड़ रहा, पर मुझे तुमसे मिलना है, प्लीज़ मान जाओ ना। मैं तुम्हें 100 बार कह चुकी हूँ मैं नहीं आ रही। तुम्हें यही सब चाहिए हो तो किसी और को ढूंढ सकते हो। मतलब तुम मुझे किसी और के साथ देख सकती हो लेकिन खुद नहीं आ सकती? हाँ नहीं आ सकती। ओके तो ठीक है, अब तो कोई और ही ढूंढनी है। ढूंढनी क्यों है? वो है ना रितु, उसी के पास चले जाओ, शांभवी ने गुस्से से कहा। देखूंगा उसे भी, और वो नहीं तो कोई और। पर बात ये है ना कि इस सब में टाइम लगेगा, क्योंकि पहले तो सेट करना पड़ेगा, फिर पता नहीं कब वो माने। तुम अभी आ सकती हो इसीलिए तुम ही मान जाओ, किसी के पास नहीं जाऊंगा। मैं नहीं आ सकती और नहीं आ रही, समझ नहीं आ रहा एक बार में। मेरा ना दिमाग खराब मत करो अब। अच्छा ठीक है, तुम्हें नहीं बुला रहा, लेकिन अगर मैं किसी और से सेटिंग कर लूँ, ओनली फिजिकल रिलेशनशिप, तो तुम छोड़कर तो नहीं जाओगी? क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। और अच्छा रहेगा ना, तुम्हें मिलने के लिए फिर नहीं आना पड़ेगा, उसके लिए वो होगी। और प्यार तो बस मैं तुमसे करूँगा, उसने अजीब सी टोन में कहा। तुम्हें जो करना है करो जाकर, लेकिन मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगी, पर मुझे ये अच्छे से पता है कि अब तुम्हें यही फालतू बकवास करनी है, इसीलिए मैं जा रही हूँ, बाय। उसने गुस्से में कहा और कॉल कट करके फ़ोन बिस्तर पर फेंक दिया। उसे उसकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो वहीं बिस्तर पर अपना सर पकड़कर बैठ गई।
कुछ देर बाद उसके चेहरे पर गुस्से की जगह उदासी छा गई थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये जो कुछ भी हो रहा था उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो निकलना चाहती थी, सुकून से रहना चाहती थी, पर वो तो शायद कहीं खो ही चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक बार को उसका मन किया कि वो एनी की बात मान ले और चली जाए, क्या पता सब सही हो जाए, लेकिन उसे अच्छे से पता था कि ये आखिरी बार तो नहीं होगा और वो बार-बार उससे नहीं मिल सकती थी, क्योंकि सच में अब उसकी ऐसी कोई इच्छा नहीं होती थी। उसे तो अब सेक्स जैसी चीज़ पर ही गुस्सा आ रहा था, चिढ़ हो रही थी। दुनिया की सबसे वाहियात चीज़ लग रहा था ये उसे। उसकी मजबूरी ये थी कि वो कुछ कर भी नहीं पा रही थी। आखिरकार उसने डिसीजन लिया कि अब वो कुछ भी संभालने या ठीक करने की कोशिश नहीं करेगी। उसने एक पल को महादेव को याद किया और आंखों में आंसुओं के साथ हाथ जोड़े। हे महादेव, मैं सच में बहुत परेशान हूँ। समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए और क्या नहीं। प्लीज ये परेशानी खत्म कर दीजिए। मुझसे अब ये नहीं हो रहा। अब मैं खुद को अपनी और अपनी जिंदगी को आपके भरोसे छोड़ रही हूँ। आप जो करेंगे, जो देंगे, मुझे जहाँ भी ले जाएंगे, मुझे मंजूर होगा। मुझे अच्छे से पता है आप मेरे लिए जो भी करेंगे वो सही ही होगा, इसीलिए अब मैं छोड़ रही हूँ। उसने सिसकी लेते हुए धीमे स्वर में कहा। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।